Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. Welcome back to my channel. आज हम आर्टिकल 21 में लिखे हुए लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करी थी और आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पर्सनल लिबर्टी तो आपको समझ आ गया। अब जरा देख लेते ये लाइफ क्या है या राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है जो आर्टिकल 21 में लिखे हैं एंड केसेस के थ्रू इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। राइट टू लाइफ, अब ये क्या है? बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, इसको अगर बोलना है, इसको समझना है ना, तो मुझे साइट करना ही पड़ेगा मन वर्सेस इलिनॉइस का केस, बेसिकली 1877 का यूएस का केस। इस केस में कहा गया था कि लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उससे कुछ बढ़कर कॉन्सेप्ट है लाइफ। तो कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से आपके लिम्स को या फैकल्टीज़ को म्यूटिलेट किया जाता है या एम्पिटेशन किया जाता है, जिसके थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके थ्रू बेसिकली आप आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, राइट? अपने हाथ से, अपने पैर से आप जब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसको आपसे अलग कर देना मतलब आपके राइट टू लाइफ को ले जाना ही होता है उसका मतलब। और कहा कि राइट टू लाइफ जो है उसका मतलब मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उससे कुछ बढ़कर है। वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाया एंड हमारे कंट्री में भी इस केस को काफी सारे केसेस में साइट करा एंड हमें ये समझाया गया थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड ऑल कि लाइफ का मतलब जो होता है ना, वो फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग नहीं होता, सांस लेते रहना लाइफ नहीं होता है, या फिजिकल सर्वाइवल नहीं होता लाइफ का मतलब। इस तरीके से हमें बहुत सारे केसेस में भी समझाया कि यार जिंदा रहना, सांस लेना या सांस लेते रहना, ये सब लाइफ नहीं होता है, इससे कुछ बढ़कर है लाइफ का मतलब। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लाइफ, ये तो इतना इंपॉर्टेंट तरीके का राइट है, इसको कैसे छोटे तरीके में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने फिर उसको एकदम एनलार्ज करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए फ्रांसिस कोराली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जिसमें यह कहा गया राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकल सर्वाइवल नहीं होता है उसका मतलब है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। क्योंकि देखिए, हर ह्यूमन बीइंग वैल्यूएबल है, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट है, तो उसको एथिकली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, राइट? तो इसीलिए तो हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वर्ल्ड में सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने सारे फंडामेंटल राइट्स इसीलिए तो दिए जाते हैं, आपके उस वैल्यू आपको एथिकली या इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट? साथ ही साथ आपको अपने राइट को एनफोर्स करने का राइट भी दिया जाता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। अगर आपके राइट में कोई इंटरफेयर करता है, आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं। वो ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी तो इसलिए बनाए गए, स्टेट को जो है डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से काम करें कि इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, एथिकली ट्रीट किया जाए, सो दैट दे कैन लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और साथ ही साथ इस केस में ये कहा गया कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी के साथ लाइफ से जुड़े हुए जो बेयर नेसेसरीज होते हैं ना, वो भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर। साथ ही साथ फैकल्टीज फॉर रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग इन डाइवर्स फॉर्म, मिंगलिंग एंड को मिंगलिंग विद दैट ऑफ द फेलो ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ का पार्ट है। और राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। एंड ऐसे कई सारे केसेस थे जिसके अंदर कोर्ट ने हमें समझाया कि क्या एक्शंस के थ्रू बेसिकली इंडिविजुअल का राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी जो है वॉयलेट होता है। चलिए 2 केसेस देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। तो पहला है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस। तो इस केस में क्या हुआ कि पीयूटीआर ने एक लेटर लिखा जस्टिस भगवती जी को, ये कहते हुए कि जो वेरियस एशियाड प्रोजेक्ट हो रहे हैं दिल्ली पे, वहां पर लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है, मिनिमम वेजेस दिए नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स को वर्क करवाया जा रहा है, कोई भी तरीके का प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही, प्रॉपर लिविंग कंडीशन उनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कोर्ट को एक लेटर लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को एक्सेप्ट करा एज अ रिट पिटीशन एंड कोर्ट ने डायरेक्शंस दी एंड साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि मिनिमम वेजेस भी ना देना मतलब इट इज अ डिनायल ऑफ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। एंड जो भी लेबर लॉज बनाए गए हैं, ये सभी बेसिकली
इंश्योर करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को जी पाए विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो ये कहा गया कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस दैट इज अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। अब सेकंड देखते हैं, जैसे कि बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब 1984 का केस। अब इस केस में भी क्या हुआ कि बंधु मुक्ति मोर्चा बेसिकली एक एनजीओ है, तो वो वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हुए कि जो भी स्टोन क्वारीज चल रही हैं फरीदाबाद एरिया में, वहां पर इनह्यूमन एंड इनटॉलरेबल सिचुएशंस है जो लेबरर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, एंड एज अ बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर की तरह उनको काम करवाया जा रहा है। जो भी लेबर लॉस है ना, उन सबका वॉयलेशन भी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पे वर्कर्स का। तो कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करा इस लेटर को और डायरेक्शंस भी दिए, और कोर्ट ने ये समझाया भाई राइट टू लाइफ जो है ना, उसके अंदर क्या आता है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। और इस एस्पेक्ट को जान, उसको ब्रेथ बेसिकली कौन देता है, आर्टिकल 39 का ई एंड एफ, 41 एंड 42, ये मेजर ऐसे 3 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी को लाइफ एंड ब्रेथ देते, जान देते हैं। एंड क्या मैं एक जिस्ट में बताऊं, 39 ई एंड एफ, 41 एंड 42 ये कहता है दैट स्टेट की ड्यूटी बनती है कि आप कोई एक्शन लीजिए जिसके थ्रू हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो एजुकेशनली, मेंटली, फिजिकली जो है अपने आप को डेवलप कर पाए, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस दी जाए वर्किंग प्लेसेस में, साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ दी जाए। देखिए ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ना, ये इंडिविजुअल को इंश्योर करते हैं या एक मौका देते हैं टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, और इन सभी का डिनायल इज कंसिडर्ड टू बी द वॉयलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरीके से कोर्ट ने हमें फिर से समझाया कि क्या करने से राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी का वॉयलेशन होता है और क्या करना जरूरी है जो कि इंश्योर करता है फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो आप समझ गए, बात समझ गए कि राइट टू लाइफ की क्या बात हो रही है। तो ना कोर्ट ने अपने पूरे तरीके से अपने कैपेसिटी को यूज करते हुए आर्टिकल 21 को क्रिएटिवली इंटरप्रेट कर दिया, एंड करते हुए उसमें इतने सारे राइट्स इन्वॉल्व कर दिए कि आपको आर्टिकल 21 रीड करेंगे ना कि मजा ही आ जाएगा, इतने सारे राइट्स। और इन सभी राइट्स बेसिकली कर क्या रहे, एक इंडिविजुअल के लाइफ का क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कोर्ट ने कहा भी कि आर्टिकल 21 जो है ना, हाईली एक्टिविस्टिक मैग्नीट्यूड वाला एक आर्टिकल है, इस तरीके से उस आर्टिकल को जो है मेंशन करा। तो बात तो बहुत सारे राइट्स इसमें हैं, मैं बताऊंगी कि कौन कौन से राइट्स है, उसके बारे में मैं एक जिस्ट आपको दूंगी पक्का, बट उससे पहले मैं जरा एक्सट्रीम एंड में चले जाती हूँ, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई। आप मुझे बताइए, राइट टू लाइफ के अंदर क्या राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट भी आता है? जीने के अधिकार के अंदर ना जीने का अधिकार भी है, ऐसा भी कुछ है क्या? तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन ना बार बार आया था, तो देख लेते कि कोर्ट ने क्या कहा। और क्वेश्चन पता है क्यों आता है? क्योंकि सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड में ये कहा जाता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड इज पनिशेबल। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई आता है या नहीं आता। तो आता है नहीं आता, उसके बेसिस में डिसाइड होगा 309 वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है उठा था पहले 1994 के केस में, पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कोर्ट के सामने ये कहा गया कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी है। तो कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, राइट टू लाइफ के अंदर राइट नॉट टू लिव फोर्स्ड लाइफ है, किसी को ऐसे फोर्स नहीं किया जा सकता जीने के लिए। तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट नॉट टू लिव फोर्स्ड लाइफ है, तो इसका मतलब राइट टू डाई उसके अंदर इंक्लूड होता है। एंड कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि 309 सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे कह दिया। बात खत्म नहीं हुई, दूसरा केस आया 2 साल बाद 1996 में, ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, एक ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड ने मिलकर उनके डॉटर इन लॉ को हेल्प करा, असिस्ट करा सुइसाइड कमिट करने के लिए, ठीक है। तो उनको कन्विक्ट करा गया। तो उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि कोर्ट, आप ही ने तो पहले सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था, ये कहा था कि भाई राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड है, और 309 जो उसको पनिशमेंट देने की बात करता है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम बल्कि अपनी डॉटर इन लॉ को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए, मतलब अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। जो राइट टू डाई का जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 में आता है ना, आपने कहा था, तो वो जो उस चीज को हम एनफोर्स करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कहा।
तो कोर्ट को तो बात समझ नहीं आई, कोर्ट ने बोला ये क्या कह दिया, अब बिल्कुल भी बात सही नहीं बैठ रही। तो कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ जो है एक नेचुरल राइट है जो हर इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिल रही है, बट डाई मतलब राइट टू डाई वो तो मतलब हो गया अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। आप नेचुरली टर्मिनेट नहीं हो रहा बल्कि अननेचुरली आप इंटरफेयर कर रहे हैं उस लाइफ के अंदर। और ये राइट टू लाइफ और राइट टू डाई जो है ना वो इनकम्पैटिबल कॉन्सेप्ट्स है, दोनों एक साथ सही नहीं बैठते हैं, इसलिए राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई नहीं आता है। 309 सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो पनिशमेंट देता है सुइसाइड के लिए ना, अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड 306 की जो बात हो रही है ना, जो अबेट करते हैं टू कमिटिंग सुइसाइड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जाओ आप दोनों जेल के अंदर। इस तरीके से कोर्ट ने समझाया कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अब एक और सवाल उठता है, अब जो इंडिविजुअल इरिवर्सिबल कॉमा स्टेज में हो, पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज में हो, या कोई ऐसे स्टेज में हो जहां पर उनको इनक्योरेबल डिजीज हो, वो ठीक नहीं हो सकते, क्या उनके पास भी राइट टू डाई नहीं है? इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब आई एम कनेक्टिंग इट विद दैट ऑफ यूथनेशिया। क्या यूथनेशिया वैलिड है हमारी कंट्री में? ये एक क्वेश्चन भी तो आएगा इसके अंदर। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं अरुणा शॉनबॉर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 का। इसमें क्या हुआ था, जो एक नर्स थे वो वर्क कर रहे थे किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। तो 1973 में इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया बाय वार्ड बॉय। तो असॉल्ट करने के बाद उनके मतलब गर्दन में एक चेन से मतलब खींचा भी गया, और उसके बाद वो एक पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। मतलब ऑक्सीजन का लेवल रुकने के कारण वो उस स्टेट में चले गए कि अपने कोई भी काम नहीं कर पाते इस तरीके से। और उनका ख्याल जो है सालों सालों तक, मतलब जितने साल वो रहे 42 ईयर्स तक उनका ख्याल बेसिकली उस हॉस्पिटल की नर्सेस ने रखा। तो 2009 में बेसिकली पिंकी वीरानी जी जो कि एक जर्नलिस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी कोर्ट के सामने ये कहते हुए कि एक इंडिविजुअल जो अपना काम खुद नहीं कर सकता, मतलब बात नहीं कर सकता या देख नहीं सकता प्रॉपरली, अपने आप खा नहीं सकता, अपने दिनचर्या के काम नहीं कर सकता है, तो उसको फोर्सफुली जीना, तो उनको फोर्सफुली कंटिन्यू करवाना एग्जिस्टेंस उनके लाइफ का, वो दैट इज अ डिनायल ऑफ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। इस तरीके से उन्होंने कोर्ट के सामने कहा। तो कोर्ट ने सब कुछ समझा, सब डिस्कशंस करी, तो कोर्ट ने यूथनेशिया के बारे में समझाया और कोर्ट ने ये कहा कि पैसिव यूथनेशिया जो है लीगल है। अब यूथनेशिया के बारे में भी बता देते, दो ग्रीक वर्ड से आया है, EU जिसका मतलब होता है गुड एंड थैनाटोस जिसका मतलब होता है डेथ। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि जो भी पेशेंट जो इनक्योरेबल डिसीजेस से मतलब गुजर रहा है और इरिवर्सिबल कॉमा स्टेज में है, तो उनको एक पेनलेस डेथ दी जाए, या तो इसको अदरवाइज कहा जाता है असिस्टेड सुइसाइड या मर्सी किलिंग। अब जो यूथनेशिया है वो दो तरीके के होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया होता है बेसिकली जिसके अंदर कुछ ऐसा एक्ट किया जाता है जिसके थ्रू एक मतलब पेशेंट को जो है डेथ दी जाती है, ठीक है, मर्सी किलिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंजेक्शन दे दिया या कोई मेडिकेशन दे दी, ऐसे। पैसिव यूथनेशिया होता है जिसके अंदर कुछ जो है जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्विस जो है उसको रोक लिया जाता है, जिसके थ्रू जो है डेथ हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू वो अलाइव रह रहे हैं उसको रोक दिया जाता है। तो ये है बेसिकली पैसिव एंड एक्टिव यूथनेशिया। तो कोर्ट ने कहा देखिए एक्टिव यूथनेशिया तो हम लीगल नहीं करेंगे, ये लॉफुल नहीं है, बट पैसिव यूथनेशिया यस वो लीगल है, बट गाइडलाइंस भी समझाए देखिए किस किस सर्कमस्टांस में पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। तो इसका परमिशन, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसेंट कौन देगा? बेसिकली वो अगर वेजिटेटिव स्टेट में या ऐसे स्टेट में जो वो कुछ बोल नहीं पाते, राइट, तो कौन दे सकता है? पेरेंट्स, स्पाउस, क्लोज रिलेटिव या नेक्स्ट फ्रेंड दे सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा देखिए पिंकी वीरानी जी तो नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, एंड नर्सेस जो उनका ख्याल रख रहे हैं इतने सालों से वो नेक्स्ट फ्रेंड है, तो उनका कंसेंट जरूरी है। तो नर्सेस ने कहा कि हम ये कंसेंट नहीं देंगे, हम नहीं चाहते यूथनेशिया देना, जब तक उनका लाइफ है, जब तक उनका एग्जिस्टेंस है, हम तब तक उनकी केयर करेंगे, ऐसा कहा। बट इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है एंड वो दिया जा सकता है इस केसेस में जहां पर पेशेंट जो है इनक्योरेबल डिजीज में हो या ऐसा सफरिंग वो ले रहा हो, पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो या इरिवर्सिबल कॉमा स्टेज में हो जहां पर वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, उस स्टेज में दिया जा सकता है। तो ऐसा कोर्ट ने समझाया। लेटर ऑन 2014 में 3 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जजमेंट है वो इनकंसिस्टेंट है। एंड लेटर ऑन 2018 में कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इंक्लूड्स क्या? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी।
कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमें समझा दिया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ये एप्लीकेबल होगा जहां पर एक इंडिविजुअल को चॉइस दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अगर आप डेथ चाहते हैं क्योंकि आप इस स्टेज में हैं, देन यू कैन डिसाइड, एंड चॉइस दिया जाएगा। दैट इज मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के अंदर दैट इंक्लूड्स द चॉइस ऑफ अ पर्सन टू डाई विदाउट सफरिंग, एंड उस चॉइस को रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो अब 2018 के केस के बाद हमें एक और एक्सपेंशन मिल गया है राइट टू लाइफ के कॉन्सेप्ट का। और ये वाला एरिया खत्म करने से पहले अरुणा शॉनबॉग के केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है ना, उसको हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो सुइसाइड कमिट करता है उसके बाद वो सर्वाइव कर रहा है तो उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, उसको असिस्टेंस की जरूरत है। हिज क्राइंग फॉर हेल्प, उसको पनिशमेंट ना दीजिए, वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर उसको कुछ हेल्प की जरूरत है। तो कोर्ट ने ये भी एक रिकमेंडेशन रखी व्हाइल डिसाइडिंग अरुणा शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फाइनली हमें इतना समझ आ गया कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है, एज वेल एज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो मैंने आपको बता दिया कि राइट टू लाइफ के अंदर उसका एंड पोर्शन राइट टू डाई वो हमने डिस्कस किया, बट मैंने आपको क्या कहा था कि इस आर्टिकल 21 में ऐसे कई सारे राइट्स इन्वॉल्व कर दिए बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। चलिए देखते हैं कौन कौन से राइट्स है जो कि इन्वॉल्व करे गए हैं आर्टिकल 21 के अंदर। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सपैंडेड वर्जन, उसको इतने एक्सपैंड तरीके से इंटरप्रेट किया है कि इतने सारे राइट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो पहला है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड बेसिकली डिसाइड किया गया था, कहा गया था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का केस। इस केस में हुआ इस तरीके से था कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो भी पेवमेंट्स में और जो पब्लिक प्लेसेस में रहते थे ना, हट में, उन सभी को हटाने का नोटिस दे दिया था, उन सभी को वहां से निकाल देने का नोटिस दे दिया था। तो पिटीशन फाइल होती है ये कह के कि ये मेरा राइट टू लाइवलीहुड के अगेंस्ट है। तो कोर्ट ने कहा हाँ हम समझते हैं राइट टू लाइवलीहुड के अगेंस्ट है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इटसेल्फ। इस तरीके से कोर्ट ने समझाया और कुछ डायरेक्शंस भी दी स्टेट को कि किस तरीके से आपको एक्शन लेना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट टू लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ का पार्ट है। सेकेंड, राइट टू शेल्टर, जो कि डिसाइड किया गया था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 के केस में। तो इसमें यह कहा गया था मतलब अपना ही वर्जन ऑफ राइट टू शेल्टर कोर्ट ने निकाला था। कहा था कि आपके सर के ऊपर छत होने का मतलब नहीं होता राइट टू शेल्टर, बल्कि एक ऐसा हाउस, एक ऐसा होम जहां पर एक इंडिविजुअल को पूरा अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली डेवलप कर पाए अपने आप को। तो उस तरीके की बात की, उस तरीके का एक इंटरप्रिटेशन दिया गया, एंड राइट टू शेल्टर इज नाउ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देन राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ये तो भाई बहुत सारे केसेस में कहा गया है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के केस में, ऐसे काफ़ी सारे केसेस में कहा गया जिसके अंदर इंडस्ट्रीज, ये मतलब जो भी टैनरीज होते हैं ना, अपना वेस्ट जो है नदी में बहा देते हैं, तो उसके लिए केस गया था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, इस तरीके से डिसाइड किया गया था कोर्ट ने, और कहा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देन राइट टू लीगल एड, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, एंड वो कहा गया था हुसैन नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1980 के केस में। और कहा गया था देखिए जो भी इंडिविजुअल जो पुअर नीडी होते हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज देनी चाहिए, एंड इसको इंटरप्रेट करने के लिए आर्टिकल 39A का सहायता ली गई थी। तो कहा गया था कि जो इंडिविजुअल लीगल असिस्टेंस नहीं दे सकते उनको बेसिकली प्रोवाइड करना चाहिए, लीगल असिस्टेंस, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ का बेसिकली एक पार्ट है, एंड एज वेल एज रीजनेबल, फेयर, रीजनेबल, जस्ट प्रोसीजर का पार्ट होता है गिविंग अ फ्री लीगल सर्विस टू दैट ऑफ अ पर्सन हु इज इनसाइड प्रिजन। तो ये कहा गया था, एंड आर्टिकल 21 के अंदर उसको इंक्लूड किया गया था। अब नेक्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल मतलब भाई एक बार किसी ने कोई गलती की है तो उसको जल्दी से जल्दी देख भी लेना चाहिए कि वो गिल्टी है या भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज अ राइट टू स्पीडी ट्रायल, एंड दैट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 21 इटसेल्फ, और वो जस्ट रीजनेबल एंड फेयर प्रोसीजर का पार्ट है कि एक स्पीडी ट्रायल देना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब डिले नहीं कर सकते, राइट। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करना होगा कि वो गिल्टी है या भी नहीं। तो उसको भी बेसिकली हुसैन नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस में, एंड AR आंतुले वर्सेस RS नायक के केस में कहा गया दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू स्पीडी ट्रायल।
देन नेक्स्ट राइट टू स्लीप, वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है एंड उसको डिसाइड किया गया था इन द केस रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के केस में। ये कहा गया था कि भाई हुआ इस तरीके से था कि बाबा रामदेव और उनके साथ जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट ब्लैक मनी एंड करप्शन, ठीक है। तो वो रामलीला मैदान में सो रहे थे, तो रात को दिल्ली के जो भी पुलिस है एंड सीआरपीएफ सारे मिलके आके टियर गैसेस फेंकने लगे। तो उन्होंने पिटीशन दे दी कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा भाई राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ का पार्ट है। और स्लीप एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है ना अपने हेल्थ को एक बैलेंस में रखता है, और वो हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो एग्जिस्ट रहे, राइट। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन राइट टू एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इटसेल्फ। दो इंपॉर्टेंट केसेस जैसे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में उठा के ये कहा गया कि राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही नहीं, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्ट 3 के अंदर, एंड राइट टू एजुकेशन अब उसके अंदर आता है। एंड कहा जाता है आर्टिकल 21A के अंदर कि ये स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो राइट टू एजुकेशन तो आर्टिकल 21A में लिख दिया है, सेपरेटली लिख दिया है। इवन तो जो बाकी जो भी हम कह रहे हैं ना, ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू आया है, बट ये राइट टू एजुकेशन इंटरप्रिटेशन के थ्रू आया, देन 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये सेपरेट आर्टिकल भी बन गया है। अब राइट टू एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तभी तो एक इंडिविजुअल विद अ ह्यूमन डिग्निटी के साथ रह पाएगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू द फुलेस्ट एक्सटेंट वो अपने लाइफ में डेवलप हो पाए, राइट। तो राइट टू एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब स्टेट का वो ड्यूटी बनता है, बट एज लिमिट जो है 6 to 14 ईयर्स की बात करता है। नाउ राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। उससे पहले 1967 के केस के अंदर जो है सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर्स न्यू दिल्ली के केस में बेसिकली कहा गया था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड लोकोमोशन वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। आप किसी ऐसे ही किसी को ऐसे रोक नहीं सकते, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। एंड देन राइट टू प्राइवेसी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये बार बार कोर्ट ने रिट्रेट किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 21। जैसे कि आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 का केस, एंड देन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि टेलीफोन टैपिंग का केस है, एंड जस्टिस पुट्टस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, आधार केस जो है, इसके अंदर बार बार उठा के कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनता है क्योंकि बात बहुत है इसके अंदर करने के लिए, और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर देखिए राइट टू प्राइवेसी का एस्पेक्ट। मैं केसेस के थ्रू आपको समझाऊंगी, ऐसे थोड़े लैंडमार्क केसेस हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को जो है इंटरप्रेट किया था, आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया था, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते और क्या क्या कहा था, ये सब कुछ हम सीखेंगे बट एक सेपरेट वीडियो में। देन राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अब वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट द वुमेन एट वर्क प्लेस मतलब दैट इज समथिंग विच इज वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अगर इस तरीके से कोई एक्ट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। एंड विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस, उसके अंदर कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दिए थे, एंड जिसको हम कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में भी वीडियो मुझे बनाना होगा, तभी मैं आपके साथ काफी सारे डिस्कशंस कर पाऊंगी। देन उसके बाद है राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, दैट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21। 2010 का केस है सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने कहा था कि वुमेन का राइट बनता है कि वो डिसाइड करे वेदर टू प्रोक्रिएट, टू प्रोड्यूस चाइल्ड और नॉट टू प्रोड्यूस, वो उनका एब्सोल्यूट राइट है, एंड वो आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी के एस्पेक्ट में आता है। एंड देन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 का, जिसके अंदर बेसिकली सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड उसके एक पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, बिकॉज 377 ये कहता है होमोसेक्सुअल्स के बीच में जो कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको वो बेसिकली पनिशेबल है, इस तरीके से माना जाता था। अब वो कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया और कह दिया कि LGBT कम्युनिटी बेसिकली हैविंग द राइट दैट दे कैन चूज देयर पार्टनर्स, अपना ऑटोनॉमी, अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दे हैव द राइट ऑफ
सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अपने पार्टनर्स को चूज कर सकते हैं। उनके पास ये राइट है, उनको कोई ऐसे रोक नहीं सकता है, उनको भी अपना लाइफ इन अ डिग्निफाइड मैनर जीने का हक है। ठीक है, तो LGBT कम्युनिटी को ये प्रोटेक्शन दिया गया एंड सेक्शन 377 का जो पार्ट है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया एंड जो भी चॉइस वो लेते हैं दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 12 राइट्स के बारे में एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे और भी राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर कोर्ट ने इंक्लूड करे हैं बाय मेकिंग अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जैसे PN भगवती जी ने कहा था ना कि फंडामेंटल राइट्स को आप ऐसे श्रिंक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, आपको करना है इंटरप्रिटेशन जो कि वाइड तरीके का होगा, दैट विल एक्सपैंड द एम्बिट एंड द रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बस इन्हीं सब बातों से आज का लेक्चर खत्म होता है एंड आर्टिकल 21 जो है बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया एक आर्टिकल है जो कि राइट टू लाइफ के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात करता है। और कुछ इसके अंदर एरियाज हैं जिसको मुझे सेपरेट वीडियो बनाना होगा क्योंकि सारा कुछ एक के अंदर नहीं डाल सकती हूँ, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर भी एक सेपरेट वीडियो आगे आप जरूर देखना क्योंकि उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इसके बीच का क्या डिफरेंस है और क्या केसेस थे, AK गोपालन, मेनका गांधी जी का केस, सब कुछ उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन किया था वो भी हम समझ लेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी सारे एरियाज क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करके और सच में एक मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे कई सारे वीडियोस बनाते रहूं। आई नो मेरा चैनल नया है बट आपके साथ बने रहना है तो मुझे आपकी मोटिवेशन की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आई होप आप वो मोटिवेशन एंड सपोर्ट मुझे देंगे, ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।